वेलकम टू चैनल लॉ सेंट्रल। आज की इस वीडियो के अंदर हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 28 को पढ़ने जा रहे हैं विथ एग्जाम्पल और एक्सेप्शन के साथ। हम बिना किसी टाइम ज़ाय के वीडियो की तरफ चलते हैं। सेक्शन 28 हमें ये कहता है कि जितने भी एग्रीमेंट्स किए जाते हैं इन रेस्टेंट ऑफ द लीगल प्रोसीडिंग, किसी भी इंसान को लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट करने से जो रोकने के लिए एग्रीमेंट किए जाते हैं कि वो एग्रीमेंट वॉइड होते हैं। ठीक है, इसकी बेरेट को पढ़ते हैं कि वो क्या कहती है हमें। वो ये कहते हैं कि एवरी एग्रीमेंट जिसके अंदर किसी भी पार्टी को एब्सल्यूटली इस लफ्ज़ पे गौर करें, एब्सल्यूटली रिस्ट्रिक्टेड किया जाता है कि वो अपना राइट एनफोर्स ना कर पाए, किसी भी कोर्ट के अंदर ना जाए, कोई भी लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट ना करें। तो इस तरह के जितने भी एग्रीमेंट होते हैं वो एग्रीमेंट हमारे पास वाइड एग्रीमेंट होते हैं। यहाँ पे जो लफ्ज़ गौर करने वाला है वो है एब्सल्यूटली। ठीक है, उसके बाद यहाँ तक हो गया। या दूसरा पॉइंट इसके अंदर क्या है कि किसी भी मतलब टाइम लिमिट भी ना हो। ठीक है, जिस टाइम के अंदर, ठीक है, विच टाइम द लिमिट विद इन विच ही मे थस इन्फोर्स हिज राइट, जिस टाइम के अंदर वो अपना राइट इन्फोर्स करवा सकता था उस टाइम के अंदर उस पर लिमिट लगाना, ये एग्रीमेंट वाइड एग्रीमेंट होते हैं। जैसे हर कोई भी आपने इन्फोर्स करवाना होता है, लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट करनी होती है, उसके अंदर लिमिटेशन एक्ट के अंदर डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन है। ठीक है, तो जैसे कॉन्ट्रैक्ट आप लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट करते हैं कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तो वो 3 years होती है। ठीक है, अब यहाँ पे लफ्ज़ ये है, एक एब्सोल्युटली और दूसरा है हमारे पास टाइम लिमिट। ठीक है, अब इन दोनों को हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि किस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल आप देखें कि ए एक पार्टी है। ठीक है, ए ने क्या किया, बी के साथ एग्रीमेंट किया। ठीक है, ए ने अपनी कुछ चीजें सेल करी बी को और बी ने इसको कुछ पैसे देने थे। ठीक है, इन्होंने अपनी सेल करी कुछ चीजें और बी ने इसको कुछ अमाउंट दिया और साथ ही ये कंडीशन लगा दी कि अगर दोनों पार्टीज में से कोई भी ब्रीच करेगा ना, ठीक है, तो नन ऑफ द पार्टी जो ना वो कोर्ट में जाएगी, कोर्ट में नहीं जाएगी कोई भी पार्टी। ये तो एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन हो गई। ठीक है, कि अगर दोनों पार्टीज में से कोई भी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करता है तो कोई भी पार्टी जो ना वो कोर्ट में नहीं जाएगी। तो इस तरह के जो एग्रीमेंट होते हैं वो वाइड एग्रीमेंट होते हैं, वैलिड नहीं होते। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल ये आ जाता है हमारे इस सिचुएशन के अंदर, एब्सोल्युटली वाली पॉइंट के अंदर। अब दूसरा हम एग्जाम्पल समझते हैं इस टाइम लिमिट वाली सिचुएशन के अंदर। ठीक है, तो अब दूसरी सिचुएशन यह है लाइम लिमिट। ठीक है, ये जो हमने अभी पढ़ा वो एब्सोल्युटली रिस्ट्रिक्शन पे था। अब हम डिस्कस करते हैं इस पॉइंट को एग्जांपल के साथ, समझते हैं टाइम लिमिट वाले के साथ। फॉर एग्जांपल ए ने उधार दिया था बी को। ठीक है, ए ने बी को 1 लाख तक लोन दिया। ठीक है, और साथ ही साथ ये सिचुएशन लगा दी कि अगर बी फेल हो जाता है पैसे रिटर्न करने में, तो इस सिचुएशन के अंदर ए के पास राइट है कि वो कोर्ट में जा सकता है फॉर विद इन 2 years। अगर हम इस बात को समझे कि कोर्ट में तो जा रहा है लेकिन विद इन 2 years, हालांकि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करवाने के लिए टाइम क्या होता है, 3 years होता है। तो बी ने जो सिचुएशन लगाई कि 2 सालों के अंदर ही वो कोर्ट में जा सकता है, 2 साल गुजर गए। ठीक है, बी ने परफॉर्मेंस नहीं दी और 2 साल गुजर गए, तो ए जो है ना वो कोर्ट में नहीं जा सकता, लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं कर सकता। तो ये सिचुएशन दूसरे वाले पॉइंट के अंदर आता है टाइम लिमिट वाले सिचुएशन के अंदर। तो ये वाला एग्रीमेंट भी वाइड एग्रीमेंट होगा, 3 साल का उसके पास टाइम है, तो बी इसको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता कि वो 2 साल के अंदर ही कोर्ट के अंदर जा सकता है। ठीक है, तो ये था इसका एग्जाम्पल। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे समझने के लिए है वो है कि हमने पढ़ा रिस्ट्रिक्शन जो होगी ना, हमने ये पॉइंट पढ़ी कि रिस्ट्रिक्शन जो होगी वो एब्सोल्युटली ना हो। ठीक है, एब्सोल्युटली ना हो, लेकिन हो सकती है। किस तरीके से? फॉर एग्जांपल ए ने एग्रीमेंट करा बी के साथ, ठीक है, किसी भी चीज़ का, और ये आपस में तय हुआ था कि हम मतलब अगर कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है बिटवीन द पार्टीज, तो वो क्या करेंगे, कोर्ट में जाएंगे। ठीक है, इनिशियल कोर्ट में जाएंगे, उसके बाद वो लोग अपील में से नहीं जाएंगे, जो कोर्ट का डिसीजन का वो एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे वैलिड है। ठीक है, दूसरी रिस्ट्रिक्शन आप इस तरीके से ले सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल ए है, ठीक है, उन्होंने एग्रीमेंट करा बी के साथ। अब ये दोनों पार्टीज बैंकिंग से रिलेटेड है। ठीक है, मतलब ठीक है, बैंकिंग से रिलेटेड तो ये दोनों पार्टीज थे ना
बैंकिंग वाली कोर्ट में भी जा सकती है, कंज्यूमर कोर्ट में भी जा सकती है। या आप ये समझते फॉर एग्जांपल अब ए क्या है, वो लाहौर से है फॉर सपोज और ये सियालकोट से है। अब ये डिसाइड हुआ दोनों पार्टीज में कि अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो वो लाहौर हाई कोर्ट में सॉल्व किया जाएगा, उसमें जाएंगे। तो अब यहाँ पे इस पे जो रिस्ट्रिक्शन लगी सियालकोट में नहीं होगा, तो ये रिजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है, कि इसको मतलब किसी एक कोर्ट में तो जा रहा है ना, इसको बिल्कुल ही रिस्ट्रिक्शन नहीं दी गई, किसी एक कोर्ट के अंदर जा रहा है, ठीक है, तो ये वाली रिस्ट्रिक्शन भी वैलिड रिस्ट्रिक्शन होगी। तो ये था एग्जाम्पल हमने समझा, ठीक है। अभी तक हमने सिर्फ ये 4 लाइन समझी हैं जिसमें हमने इस एग्रीमेंट को समझा, इस सेक्शन को समझा। इस सेक्शन के अंदर जो मेन पॉइंट्स है एब्सोल्युटली रिस्ट्रिक्शन, उसकी थोड़ी बहुत एक्सेप्शन डिस्कस कर ली कि किस तरीके से एब्सोल्युटली रिस्ट्रिक्शन नहीं भी होती, जैसे जुरिसडिक्शन का मामला हो गया, या अगर एक मैटर जो कि 2 कोर्ट्स के अंदर जा सकता है तो कोई भी एक कोर्ट डिसाइड कर ली, ठीक है। ये जिससे कहता है हमारा सेक्शन 28। अब इस पर हमारे पास 2 जो है ना वो एक्सेप्शन भी मौजूद है। सेक्शन 28 की हमारे पास 2 जो है ना वो एक्सेप्शन मौजूद है। पहली जो एक्सेप्शन है, फर्स्ट जो एक्सेप्शन है वो डील करती है हमारी किससे, फ्यूचर डिस्प्यूट से। अगर अब एग्रीमेंट कर रहे हैं ना, कोई फ्यूचर में डिस्प्यूट भी हो सकता है, ठीक है, फ्यूचर डिस्प्यूट से डील करती है। और जो दूसरी एक्सेप्शन है वो एग्जिस्टिंग प्रेजेंट जो होता है ना वो डिस्प्यूट पे करे कि डिस्प्यूट हो चुका है। अब ये एक्सेप्शन 1 क्या कहती है कि सेविंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट रेफर टू द आर्बिट्रेशन डिस्प्यूट में अराइज, ठीक है। ये कहता है कि अगर ये पार्टीज ने तय कर लिया कि हमारे दरमियान अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है, ठीक है, अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है जो पार्टीज के दरमियान होते हैं किसी भी किस्म का, तो वो रेफ़र करेंगे आर्बिट्रेशन पे, ठीक है। और वो जो अमाउंट आर्बिट्रेशन डिसाइड करेगी वो इस पे फॉलो करेंगे ये पार्टीज, ठीक है, वो पे करेंगे। इन सिंपल आर्बिट्रेशन क्या होता है कि जो ये इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं होता कि आप कोर्ट के अंदर ही जाएं, ठीक है। कोई भी थर्ड पर्सन उन्होंने हायर किया या कोई भी थर्ड पर्सन उन्होंने डिसाइड किया कि हमारा अब ए और बी का पार्टी का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, उन्होंने डिसाइड किया अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो हम जाए सी के पास जाएंगे, वो एज आर्बिट्रेटर हमारा मसला सॉल्व करेगा और वो जो भी अमाउंट जो ना वो रखेगा किसी भी पार्टी पर, तो वो उसके देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये होती है एक्सेप्शन 1। अब इस एक्सेप्शन 1 को हम पहले एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक्सेप्शन 1 फ्यूचर डिस्प्यूट को डील करती है, तो हम इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं। फॉर एग्जांपल ए एक पार्टी है जिसने बी के साथ एग्रीमेंट करा, ठीक है, और उस एग्रीमेंट करने के दौरान इन्होंने ये कहा कि अगर किसी ने भी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया, तो फॉर डैमेजेस ये जाएंगे आर्बिट्रेशन में जाएंगे, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ए ने बी को, ठीक है, दिए थे फॉर एग्जांपल $100 ना, ठीक है। अब बी ने उसको वापस देने थे, अब डिस्प्यूट हो गया, ये नहीं दे रहा, तो ये जाएगा आर्बिट्रेशन में, क्योंकि उन्होंने पहले ही तय किया था कि अगर कोई भी डिस्प्यूट होगा तो हम आर्बिट्रेशन में जाएंगे। अब आर्बिट्रेशन ने इसको दे दिया कि बी को बोला कि हाँ भाई तुम इसको पैसे दो, ठीक है, कम डैमेज इसके साथ इसको दो, ठीक है। अब बी नहीं दे रहा, फिर भी नहीं दे रहा, तो इस सिचुएशन के अंदर ए जो है ना वो फिर कोर्ट जा सकता है, ठीक है। बस बात समझ आ रही है कि उन्होंने पार्टीज ने डिसाइड किया था कि अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है तो हम आर्बिट्रेशन में जाएंगे। आर्बिट्रेशन में गए, आर्बिट्रेटर ने बताया कि हाँ इसको इतने अमाउंट दोनों ने डिसाइड कर लिया, लेकिन फिर भी अगर बी नहीं दे रहा तो इस सिचुएशन के अंदर ए फिर भी कोर्ट में जा सकता है। तो ठीक है, ये था फ्यूचर डिस्प्यूट जो कि इन्होंने आपस में तय किया था कि अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो हम आर्बिट्रेशन में जाएंगे, तो वो इस तरीके से आर्बिट्रेशन में जा सकते हैं। अब जो दूसरी एक्सेप्शन है ना हमारी, वो डील करती है एग्जिस्टिंग डिस्प्यूट पे, कि मसला हो चुका है, डिस्प्यूट हो चुका है, अब क्या करें। अब इसको इससे समझते हैं। ये कहता है कि सेविंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट टू रेफर द क्वेश्चन डेट हैव ऑलरेडी अराइजन, जो पहले ही अराइज हो चुका है, ठीक है। अगर उसके बाद पार्टीज आपस में डिसाइड कर लेती हैं कि अब हम आर्बिट्रेशन में जाते हैं, तो वो स्टिल जा सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस चीज़ को हम एग्जाम्पल के समझते फिर समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप देखें कि ए ने, ठीक है, ए और बी का कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, ठीक है, और बी ने उसको फुलफिल नहीं करा, तो ए ने क्या किया, सूट फाइल्ड किया सूट अगेंस्ट बी के। अब इस सिचुएशन में क्या होता है कि जो बी है ना वो कांटेक्ट करता है ए के साथ, ठीक है, बी जो है ना वो कांटेक्ट करता है ए के साथ कि भाई तुम जो हो ना वो रेस्पेक्टफुली जो ना वो कोर्ट से ये मामला निकलवा दो, हम जो है ना वो क्या करते हैं आर्बिट्रेशन में जाते हैं, ठीक है। कांटेक्ट करा ए को, ठीक है, कि तुम जो है ना ये कोर्ट
कि कोर्ट के अंदर जो केस चल रहा है उसको वापस कर लो, ठीक है। हम आर्बिट्रेशन में जाते हैं और इस सिचुएशन में क्या होता है कि जो ए होता है ना वो एग्री हो जाता है, वो एग्री हो जाता है कि ठीक है हम आर्बिट्रेशन में जाते हैं, और फिर जो आर्बिट्रेटर डिसाइड करेगा वो जो है ना वो करेंगे, ठीक है। पता है कोर्ट के अंदर कितने मामले लेंथी हो जाते हैं, तो ए भी राज़ी हो गया कि ठीक है आर्बिट्रेशन में जाते हैं। तो अब भी ये डिस्प्यूट हो गया, उसके बाद ये डिसाइड हुआ कि हम आर्बिट्रेशन में जाते हैं। तो ए क्या करेगा, सिंपली एक रिटन जो है एग्रीमेंट है वो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट्स कोर्ट को देगा। तो यहाँ पर ये जो एग्रीमेंट होगा वो एग्रीमेंट वैलिड होगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 28 को पढ़ा, इसके 2 की वर्ड्स को समझा जो ही इसका बेस है। उसके बाद हमने इसकी एक्सेप्शन को डिस्कस किया विथ एग्जाम्पल। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक मुझे लाजमी दें। थैंक यू।